मुंबई से आज सैफ अली खान पर हुए कातिलाना हमले को लेकर दो तरह की खबरें आई हैं। एक तो यह कि पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ पाने में नाकाम रही है। कातिलाना हमला करने वाला शख्स वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर वो पुलिस के हाथ क्यों नहीं आया, ये एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी खबर यह कि सैफ अली खान को आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। 2-3 दिन तक डॉक्टर्स उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद सैफ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि सैफ अली खान ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि चोटें बहुत गंभीर थी, गहरी थी और घातक थी। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान की पीठ में घुसा चाकू रीढ़ की हड्डी तक धंस गया था। अगर घाव 2 मिलीमीटर गहरा होता तो सैफ अली खान जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकते थे। गले में लगा घाव अगर 1 मिलीमीटर इधर उधर होता तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर कहते हैं ये ऊपर वाले का चमत्कार है कि सैफ अली खान बाल बाल बच गए। सैफ की हिम्मत और पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर डॉक्टर्स हैरान हैं। कल रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का चाकू निकाला है, 2 बड़े ऑपरेशन हुए हैं और आज सैफ हिम्मत करके कुछ कदम खुद चले। लेकिन सैफ पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स को लेकर पुलिस अभी भी अंधेरे में है। क्या पुलिस को वाकई में अपराधी का कोई अता पता नहीं है? क्या वाकई में पुलिस के पास हमलावर का कोई सुराग नहीं है? पुलिस ने आज 2 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया, पूछताछ की। ये लोग कौन हैं? इन लोगों पर पुलिस का शक क्यों गया? क्या पुलिस को छुपाने की कोशिश कर रही है? सैफ पर घर में घुसकर हमला करने वाला शख्स किस इरादे से घुसा था? पूछताछ में सैफ के हाउस स्टाफ ने पुलिस को क्या क्या बताया, यह सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं राहत की बात, सैफ अली खान का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की बात। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने आज सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर पूरा अपडेट दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान कल रात करीब 2:45 बजे हॉस्पिटल पहुंचे थे, खून से लथपथ थे। सैफ की पीठ में चाकू धंसा हुआ था, गले में गहरा कट था। इसके बाद भी सैफ ने स्ट्रेचर नहीं लिया, पैदल चलकर इमरजेंसी तक पहुंचे। सैफ अली खान पर हमले को 43 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक हमलावर तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कल मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि हमलावर की पहचान हो गई है, उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वैसे आज पुलिस ने शाहिद नाम के एक सस्पेक्ट को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की थी। शाहिद की शक्ल उस व्यक्ति से काफी हद तक मिलती जुलती है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, जिसका वीडियो सदगुरु शरण अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस के मुताबिक शाहिद को गिरगांव इलाके से हिरासत में लिया गया है। उस पर घरों में चोरियों के 4-5 मामले पहले से चल रहे हैं, इसीलिए शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस ने आज सैफ अली खान के घर में काम करने वाले सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर पूछताछ की, सबके बयान दर्ज किए। पुलिस ने उन्हें भी घर वापस भेज दिया। पुलिस वारिस नाम के एक कारपेंटर को भी आज पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। वारिस कारपेंटर है, वो सैफ अली खान के घर पर पहले काम कर चुका है। 15 जनवरी को दिन में वारिस सैफ के घर में काम कर रहा था और रात में सैफ पर हमला हुआ, इसलिए पुलिस को उस पर भी शक हुआ, इसीलिए उसे बुलाया गया। जब वारिस से बांद्रा थाने में पूछताछ हो रही थी, तब उसका बेटा तालिब और वाइफ अफसरी भी थाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने परिवार वालों को वारिस से नहीं मिलने दिया, लेकिन वारिस के बेटे ने कहा सैफ पर हुए हमले में उसके पिता का कोई रोल नहीं है। उसके पिता सैफ अली खान के घर पे काम जरूर करने गए थे, लेकिन वो शाम को लौट आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें सुबह घर से ले गई। करप्शन के केस में आज पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 14 साल और उनकी वाइफ बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये मामला अल कादिर नाम की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इल्जाम यह है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, तब उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डर मलिक रियाज से भारी रिश्वत ली थी। उस वक्त ब्रिटेन ने मलिक रियाज के 19 करोड़ पाउंड जब्त किए थे।
इस रकम को वापस करने के एवज में इमरान खान ने मलिक रियाज से लाहौर में अपने लिए घर लिया, जमीनें ली, बुशरा बेगम के लिए करोड़ों की अंगूठी ली। बुशरा बेगम जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं, उस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज से चंदा भी लिया गया और इसके बदले में जब्त की गई 19 करोड़ पाउंड की रकम बिल्डर मलिक रियाज को वापस कर दी गई। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कोर्ट में यह केस चला और आज अदालत ने कहा कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए करप्शन किया, रिश्वत ली और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उन्हें सजा भुगतनी होगी। यह चौथा मामला है जिसमें इमरान खान को सजा हुई है। इससे पहले इमरान खान को करप्शन के एक और केस में 10 साल की सजा हो चुकी है। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र की पहली इंस्टॉलमेंट जारी की। जेपी नड्डा ने दिल्ली के महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों के लिए वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने प्रॉमिस किया अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए आएंगे। दिल्ली में 500 रुपए सब्सिडी पर सिलेंडर मिलेगा। होली और दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को मुफ्त 6 न्यूट्रिशन किट और 21,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी चुनाव जीती तो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी और 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। दिल्ली में गरीबों के लिए अटल कैंटीन खुलेगी। अटल कैंटीन में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन का इंतजाम भी बीजेपी की सरकार करेगी। चूंकि आम आदमी पार्टी जोर शोर से कैंपेन कर रही है, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली और पानी की स्कीम बंद हो जाएगी। बीजेपी की सरकार मुफ्त इलाज बंद कर देगी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा बंद कर देगी। इसलिए आज जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में अभी फ्री की जो स्कीम्स चल रही हैं, अगर बीजेपी पावर में आई तो भी वो चलती रहेंगी। इन्हें और बेहतर किया जाएगा जिससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। एक बड़ी खबर आज गुजरात से आई है। गुजरात के द्वारका जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। देवभूमि द्वारका के ओखा और बेट द्वारका में समंदर के किनारे सरकारी जमीन पर बनी 408 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला दिया गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि एक हफ्ते तक चली एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में 1,25,000 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। ओखा और बेट द्वारका का इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स दूर है। सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कई रिफाइनरीज हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में यहाँ मस्जिदें बनी, मज़ारें बनी और कुछ मंदिर भी बने। फिर धीरे धीरे घर बनने लगे। इस इलाके में पाकिस्तान से ड्रग्स और नारकोटिक्स के स्मगलिंग की खबरें मिल रही थी, इसलिए प्रशासन ने सख्ती के साथ यहां एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया। गैर कानूनी स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चला दिया। निर्णय कपूर ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पहले नोटिस दिए गए, जन अदालत में सुनवाई हुई और फिर गैर कानूनी कब्जे हटाने के लिए मोहलत दी गई। लेकिन जब नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं हटाए गए तो प्रशासन ने कुल 386 रहायशी, 9 कमर्शियल बिल्डिंग्स और 13 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चला दिया। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के गुना से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो देखकर आप चौंक जाएंगे। यहां वन विभाग पर लैंड माफिया के कब्जे को खत्म कराने के लिए प्रशासन ने एक साथ 60 बुलडोजर्स के साथ 400 कर्मचारियों की फौज मैदान में उतार दी। हुआ यह कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना गए थे। वहां लोगों ने उन्हें बताया कि गुना में लैंड माफिया बड़े पैमाने पर वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहा है। जंगल के पेड़ काटकर मैदान बना दिया गया है। जहां जंगल थे वहां खेत बना दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस शिकायत की जांच करवाई, बात सही पाई गई।
वन विभाग की 900 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, एक्शन हुआ। आज सुबह सुबह गुना के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर 60 बुलडोजर और 400 कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में कमलपुर, कोलंबे और देदला गांव में वन विभाग की जमीन पर हो रही खेती पर बुलडोजर चल गया। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज भी 29 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जिसमें 19 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जो आज गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, स्नान के बाद लौट गए। लेकिन महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी हैं। कल्पवासी उन साधु संतों और श्रद्धालुओं को कहते हैं जो कुंभ के दौरान पूरे 45 दिन तक संगम के किनारे ही रहते हैं, कल्पवास करते हैं। आज भी करीब 10,000 विदेशी भक्तों ने संगम में स्नान किया। विदेशों से आए श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे तरह तरह के साधु संतों को देखकर हैरान हो रहे हैं। कोई कांटों पर लेटा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई आग के बीच बैठकर साधना कर रहा है, किसी ने रुद्राक्ष को ही वस्त्र बनाया हुआ है। ऐसे ही एक साधु हैं जिन्होंने अपने सिर पर रुद्राक्ष धारण किया है और 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। बाबा कहते हैं कि ये उनका कोई वेश नहीं है, इसके पीछे सिर्फ उनकी भक्ति है। मैं अपने इष्ट भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव प्रलयंकर कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर महादेव मृत्युंजय अविनाशी अकारण करुणा प्रणाण भक्तवत्सल भगवान भूतनाथ की शरण में हो रही हूँ। अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने सिंदूर लगाया भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए, और मैंने रुद्राक्ष पहना है बाबा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। ये मेरा कोई वेश नहीं, मेरा कोई आभूषण नहीं, क्योंकि मैं चंद्रमा नहीं धारण कर सकता, चंद्रमा शिव ने धारण किया। आप देखिए।